नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। ये क्या होता है, किनके द्वारा ये बताया गया था? तो मैक्सवेल के द्वारा ये बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ जो और लॉ हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले हमने कुछ लॉ पढ़े थे, जैसे सबसे पहले बात कर लें ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने क्या बताया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसके अंदर उन्होंने इस तरह की एक कंपास ली थी, और जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो जैसे कंडक्टर में से और आसपास उसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जैसा कि उन्होंने कहा था, तो ये जो कंपास है उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होती है या रिपेल होती है। तो इस तरह से उसकी जो प्रेजेंस का पता उन्होंने लगाया था। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए। दूसरा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने क्या कहा था कि जैसे यहाँ करंट से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इन्होंने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कोयल आपने ली, यहाँ पर आपने कोई गैल्वेनोमीटर ले लिया और यहाँ पर एक मैग्नेट ले लिया जिसके दो पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। अब हमें पता है इसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अगर हम बाहर की तरफ देखें और अंदर की तरफ देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ वो चलेंगे। तो जब इसको इसके पास ले जाया जाता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जब इससे कट आउट करता है इन कोयल से, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। यानी कि यहाँ पर चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो इससे लिंक्ड है, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इसके पास आने से और दूर जाने से, तो यहाँ पर जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, या कहें कि जो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो ये इन्होंने कहा कि इस तरह से यहाँ पर अगर ये आसपास इसके जाएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पर जो इससे लिंकिंग होगा कोयल से, तो उसके चेंज होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, उसी तरह से कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो जनरेट हो सकता है? तो ये जवाब दिया मैक्सवेल ने। उन्होंने इसके लिए बेस बनाया एम्पियर सर्कुटल लॉ को। एम्पियर सर्कुटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास जो है मान लीजिए ये पॉइंट जो है आप आर ले लेते हैं। अब ये जो है ये जो लूप बनाई है ये क्या दिखाती है कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास। और एम्पियर सर्कुटल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये किसके बराबर होता है? अगर ये क्लोज्ड लूप देखें तो यहाँ पर हमने ये पूरा पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन है क्लोज्ड पाथ का, जो मैग्नेटिक फील्ड और जो लाइन इंटीग्रल हमें लेना होता है, क्योंकि हम इसको स्मॉल लाइन एलिमेंट में तोड़ लेते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बी डॉट डी एल जो है, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है और इंटीग्रेशन है इस क्लोज्ड पाथ का जो इन क्लोज पाथ में, तो ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ ये था, ये भी हमने पढ़ा था। ये बेसिक थे कुछ जो ओवरव्यू हमने लिया। अब इसी के बेस पर मैक्सवेल ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और इसको और करेक्ट किया। और करेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़े? अब देखिए यहाँ पर ये कहता है कि कंडक्टर के आसपास, जहां पर ये इस करंट को हम कंडक्शन करंट बोल लेते हैं, तो ये जो कंडक्शन करंट है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की भी बात करनी है, दो करंट लेंगे, तो इसको हम कंडक्शन करंट बोल लेते हैं कि जो ये जा रहा है वायर के थ्रू। अब मान लेते हैं ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास कहीं पर भी आप ले सकते हैं, इस तरह की एक लूप जो है बनाई थी उन्होंने, और यहाँ पर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो वो जो है टेंजेंशियली रहता है। तो ये हम पहले सब कुछ पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, मान लीजिए इस तरह से हम एक कैपेसिटर ले लें, तो मैक्सवेल ने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, तो उन्होंने पहले तो जो बाहर है इस आउटसाइड द कैपेसिटर देखा और ये फॉर्मूला अप्लाई किया,
और फिर उन्होंने एक पॉइंट अंदर लिया, कैपेसिटर प्लेट के बीच में लिया, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट लिया बाहर इस वायर के ऊपर कह लीजिए, और ये सेकंड पॉइंट लिया कैपेसिटर प्लेट के बीच में। अब यहाँ पर देखिए वायर के अंदर तो कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर तो ये लो जो है लागू हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर प्लेट के बीच में तो ये वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर तो करंट जो है, अगर हम यहाँ पर देखें इसी लो को अगर लागू करें तो करंट है ही नहीं, आई जो है जीरो हो जाता है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से यहाँ पर जीरो हो जाता है। लेकिन मैक्सवेल ने जब यहाँ कंपास को रखा स्टार्टिंग के अंदर, जैसे ही उन्होंने इसको एक पूरा सर्किट बनाया, बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जब उन्होंने कंपास को रखा तो उनको डिफ्लेक्शन मिली। तो वो डिफ्लेक्शन किस कारण से मिली, यही चीज जो मिसिंग थी इस लो के अंदर उन्होंने इसके अंदर ऐड की, इसलिए इसको जो है हम मॉडिफिकेशन कह सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो चलिए अब इसकी मॉडिफिकेशन को देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई। अब अगर मैक्सवेल के बारे में बात करें तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो उनका यूज करके काफी सारी इक्वेशंस भी दी थी, जिनको मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं, और उन्हीं इक्वेशंस का यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी बताया था। ये कुछ बेसिक है, पता होना चाहिए। और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिर हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके उनको बताया भी था। उसके बाद मार्कोनी आए, मार्कोनी ने उनको यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको यूज करके काफी डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन भी की, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं वो बेस बनती हैं इन सारी चीजों का। और आज तो हम देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन हर जगह जो है वाईफाई का यूज होता है, मोबाइल पे हम बात करते हैं, तो इस तरह से ये जो है आज की जो है बहुत ही जरूरी चीज है। तो इसलिए मार्कोनी को फादर भी कहा जाता है इस वायरलेस कम्युनिकेशन का, कि उन्होंने इसके बारे में बताया और उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया। तो चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। ये सारा हो गया इसका कुछ बेसिक। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ की ही डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि उसी का मॉडिफिकेशन से ही निकलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ is equal to mu naught times the total current threading the closed path। यानी कि B डॉट dl जो है लाइन इंटीग्रल जो है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। इतना एम्पियर सर्किटल लॉ ने बताया। लेकिन फिर मैक्सवेल ने जो ये चेकिंग की कि जो कैपेसिटर प्लेट उन्होंने लगाई इस बैटरी के साथ एक सर्किट बनाया, उन्होंने यहाँ पर एक की भी लगाई ताकि हम इस सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें इस की के द्वारा। ये क्या है, यहाँ पर ये है बैटरी और यहाँ पर ये क्या है, ये है कैपेसिटर। तो ये चीज़ें लगाई गई और फिर उन्होंने एक तो इसके आउटसाइड चेक किया, इसके आउटसाइड एक पॉइंट लिया, और जैसे कि हमें पता है जैसे ही आप की को इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। उस करंट को मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, जिसको हम कंडक्शन करंट बोलेंगे। और कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आपने पॉइंट लिया और उस पॉइंट के अराउंड अगर हम देखें तो ये जो है हमें एक क्लोज्ड हम एक लूप लेंगे, जैसा एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमने आर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस भी है इस लूप की। और ये जो पॉइंट हमने आर लिया कोई आउटसाइड यानी कि इस कैपेसिटर के बाहर हमने लिया और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो इसके चारों तरफ इतने ही डिस्टेंस पे यानी कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये सेम होगा बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और बी जो होगा उसको हम डिनोट कर देते हैं और टेंजेंशियली जो है आउटवर्ड की तरफ होगा। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, जैसे ही बैटरी से करंट यहाँ पर गया तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में से या कह लें कंडक्टिंग वायर में से, तो इसके आसपास आप एक लूप ले सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ कैपेसिटर है तो ये चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर जो हमने कंडक्शन करंट की बात की, जैसे जैसे यहाँ कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर ये कंडक्शन करंट कम होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चार्जिंग हो रही है। और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो कंडक्शन करंट जो है एकदम से वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने लिया, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट हम कह लें जो हमने जो कैपेसिटर प्लेट से बाहर लिया,
यहाँ पर अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास B डॉट DL और इक्वल टू क्या है, ये म्यू नोट I है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो DL है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो DL क्या है, यानी कि ये जो है स्मॉल पाथ में हमने जो है तोड़ रखा है पूरी लूप, जिसको DL हम बोल रहे हैं, और इनकी डायरेक्शन भी एक ही है। जो B और DL की देखिए जो लेंथ एलिमेंट है B डॉट DL की, तो यानी कि इनके बीच में एंगल भी 0 है। तो यहाँ पर ये DL क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको लिखें इंटीग्रेशन ऐसे BDL cos 0 आ जाएगा, cos 0 डिग्री आ जाएगा, किसके बराबर है, म्यू नॉट I के बराबर। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करें अगर, तो ये क्या आ जाएगा B इंटू, क्योंकि इंटीग्रेशन हम करेंगे DL का, cos 0 क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि पूरी इस लूप का इंटीग्रेशन, ये क्या है पाथ 2 पाई r, तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई r, ये किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट I के बराबर। यहाँ से B की वैल्यू को निकालें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो आ जाती है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, ये वैल्यू आ जाती है जो B की है। तो ये हमने कौन सा पॉइंट लिया, इन कैपेसिटर प्लेट से बाहर। अब देखिए कोई एक पॉइंट हम ले लें यहाँ पर, इसको हम बोल देते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि इन कैपेसिटर प्लेट के बीच में ले लें। तो अब यहाँ पर तो कोई वायर आ ही नहीं रही, इसका मतलब इसके आसपास तो लूप भी नहीं बनेगी इस तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस केस में क्या होगा, ये तो हमने फर्स्ट केस लिया तो ये फर्स्ट है। सेकंड केस में क्या होगा, जो इंटीग्रेशन है B डॉट DL का वो होता है म्यू नॉट इंटू I के बराबर। अब यहाँ तो I है ही नहीं, जैसे यहाँ था कंडक्शन करंट है ही नहीं, तो ये तो I तो हमारा 0 हो गया, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, ये तो आ गया हमारा 0 के बराबर, यानी कि B जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तरह से वो 0 के बराबर आ गया। अब अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर ये हमने किस शेप का लिया, ये तो हमने सिर्फ एक लूप ली, प्लेन लूप। अगर हम इस शेप को इस तरह से ले लें, यानी कि ये जो शेप ली और यहाँ पर अगर हम निकाल रहे हैं, तो जैसे कि ये जो हमने सरफेस लिया यहाँ पर अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हमें 0 मिला। तो इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। इस पॉइंट पर तो कुछ रिजल्ट आ रहा है, इस पॉइंट पर कुछ रिजल्ट आ रहा है। इसी मिसिंग चीज को मैक्सवेल ने ढूंढा और उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट, कि कंडक्शन करंट तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, वो भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आई के अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर हमारा जो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है, यानी कि इस पॉइंट पर ये लागू नहीं हो रहा, यानी कि जो कैपेसिटर की प्लेट है उनके बीच में लागू नहीं हो रहा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब हम मान लेते हैं कि जो A है, एरिया मान लेते हैं, जो ये कैपेसिटर की प्लेट है उसका जो एरिया हमने मान लिया, तो यहाँ पर मान लिया। और किसी भी टाइम हम मान लेते हैं कि जो Q है वो इस पे चार्ज है। हमें पता है कि इस प्लेट पे जो है प्लस प्लस का चार्ज आएगा, इस प्लेट पे जो है नेगेटिव नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करेंगे। तो किसी भी टाइम एट एनी टाइम t आप मान लेते हैं कि Q जो है इस पे चार्ज है, Q हमने चार्ज मान लिया, A मान लिया एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इतना क्लियर है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये भी हमने निकाला था, यानी कि जो E होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपके याद हो, हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखिए जैसे प्लस और माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फील्ड जनरेट होना स्टार्ट होगा और इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो क्या था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, E डॉट A, इन दोनों का प्रोडक्ट था। A क्या है, जैसे कि ये सरफेस है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हमारा वेक्टर होता है, तो यहाँ पर फील्ड को देखें, यानी कि E को देखें और A को देखें। जैसे कि मान लीजिए सरफेस है इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से है, तो जो एरिया वेक्टर है वो भी हम कहाँ पर लेते हैं, बाहर की तरफ, A जो है इसके परपेंडिकुलर लेते हैं सरफेस के। तो E और A ये भी जो है एक ही डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में भी जो एंगल 0 है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, EA cos 0 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास, E इंटू A आ गया। और यहाँ पर E की वैल्यू को पुट कर देते हैं। E की वैल्यू क्या है हमारे पास, E की वैल्यू हमने ये ली Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर ये क्या है A है, तो ये कट आउट हो गया। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस पे, मान लीजिए इसको S सरफेस मान ले, थ्रू द S
सरफेस, तो ये आ गया हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी ले लें, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ले लें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर है, तो वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी अगर हम निकालें, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें, तो वो ये जो चीज हम निकाल लें इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, डी फाई ई बाई डी टी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बाई डी टी, और यहाँ पर क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये डी फाई ई बाई डी टी ये तो है, और यहाँ पर ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी आ गया। अब यहाँ से डी क्यू बाई डी टी को निकाल लेते हैं, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या आ गया हमारे पास, डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि ये जो चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये इसके बराबर आ गया, और इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि यहाँ से देखिए जो करंट है डिस्प्लेस हो रहा है एक तरह से प्लस से माइनस की तरफ, यहाँ तो कंडक्शन करंट है, वायर के थ्रू चल रहा है, यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसलिए इसको एक नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको आप डी क्यू बाई डी टी बोल रहे हैं, और इसको आप आई डी भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि आई डी से डिनोट कर सकते हैं, और डी क्यू बाई डी टी भी कह सकते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी के बराबर आया। डी फाई ई बाई डी टी का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर जैसे ही आप इसको चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर जो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजमेंट मिलती है, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो जनरेट हो रहा है, तो वो चीज यहाँ पर मिसिंग थी, तो इसी चीज को यहाँ पर ऐड किया गया इसी एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर। तो उन्होंने जो एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया, तो वो इस तरह से बना अब, जिसको हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं। बी डॉट डी एल जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नोट आई प्लस आई डी, यानी कि ये जो है कंडक्शन करंट में डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड कर दिया गया। आई डी की वैल्यू क्या है ये हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है ये हमने निकाला। तो इस तरह से जो मैक्सवेल जो लॉ है, यानी कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, उसको आप इस तरह से बता सकते हैं। अगर पेपर में आता है एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो आपको जो पहले हमने डिस्कस किया था वही बताना है, लेकिन एम्पियर मैक्सवेल लॉ आता है, तो ये जो चीज है डिस्प्लेसमेंट करंट के आपको बारे में आपको सब कुछ बताना है और इसको क्लैरिफाई करना है। तो ये जो मिसिंग टर्म है इसके अंदर ऐड की गई बाद में, और फिर जो है एक कंप्लीट जो है ये लो जो है कंसिस्टेंट हुआ, एक तरह से लॉजिकल हुआ हर एक पॉइंट के ऊपर किसी भी सर्किट के अंदर। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें डिस्प्लेसमेंट करंट की, ये बनती है दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, जो उसकी हमने कैपेसिटर प्लेट के बीच में देखा। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट करंट को समझ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।